इट्स अ गुड क्वेश्चन बेटा। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 5 है एच.सी. वर्मा का, है ना। और इस क्वेश्चन में बढ़िया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल है, इसीलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ कि एच.सी. वर्मा से बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम और कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी। तो एच.सी. वर्मा को अपना कोर बुक, बेस बुक लेकर चलो। इस क्वेश्चन में 4 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस m move along a circle of radius capital R under the action of their mutual attraction force। ठीक है ना। फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। अब 4 मासेस एक सर्कल पे घूम रहे हैं और वो सर्कल पर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। तो हर पार्टिकल का स्पीड क्या होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूज़न आता है कि 4 पार्टिकल्स सर्कल पर कहाँ कहाँ होंगे। तो उसके लिए हमने कहा कि एक पार्टिकल को पहले कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल है ये। अब इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कल पे चल रहा है तो ज़रूर लगेगा। तो mv0² अपॉन r। अब अगर ये फोर्स किसी दूसरे फोर्स से बैलेंस नहीं हुआ तो ये स्टेबल कैसे रहेगा इस सर्कल पर। तो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर से आउटवर्ड लगता है, तो जो दूसरा फोर्स इस पर लगना चाहिए वो इनवर्ड लगना चाहिए, तभी ये बैलेंस रहेगा जब कोई दूसरा फोर्स हो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करे। तो ये जो फोर्स है ये कहाँ से आएगा? ये ऑब्वियसली आएगा बाकी 3 पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स के रिजल्टेंट से आएगा। तो अब अगर इसको सेंटर की ओर होना है तो 3 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल को तो डायमीट्रिकली ऑपोजिट होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों पार्टिकल्स में से कोई भी इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जस्ट ऑपोजिट नहीं हुआ तो रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में हो, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो एक को तो हमने डायमीट्रिकली ऑपोजिट लगा लिया। अब बचे बाकी 2। तो बाकी दोनों में से मान लो कि मैं एक पार्टिकल को यहाँ रख दूँ रैंडमली। ठीक। अब देखो अगर ये पार्टिकल यहाँ है तो इसको बाकी 3 पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये बाकी 3 पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्टिकल इसको लाइन जॉइनिंग द 2 मासेस इधर अट्रैक्ट करेगा, मान लो कि F1, और ये वाला पार्टिकल इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, लाइन जॉइनिंग द 2 मासेस, मान लो F2। अब अगर ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर नहीं हुई तो ये दोनों फोर्सेस बराबर नहीं होंगे, और अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर नहीं होंगे तो ये इस सर्कल पर स्टेबल पोजीशन पर नहीं हो सकता। जो स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा ये उसकी ओर मूव कर जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि सिचुएशन सिमेट्रिकल हो, फोर्सेस तभी बैलेंस हो पाएंगे, क्योंकि मासेस तो बराबर हैं चारों, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी बराबर होनी पड़ेगी, तभी फोर्सेस सिमेट्री का यूज़ करते हुए इक्वल होंगे और एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तुरंत ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक पार्टिकल यहाँ है और दूसरा डायमीट्रिकली इसके ऑपोजिट है, तो बचे हुए दोनों पार्टिकल इन दोनों से, तीसरा पार्टिकल इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए और चौथा पार्टिकल इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। इस तरह से हम ये पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए कि जो चारों पार्टिकल्स हैं वो आखिर सर्कल पर कैसे अरेंज होंगे। तो वो सर्कल पर इस तरीके से अरेंज होने चाहिए,
एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर, सिमेट्रिकल। और इसका मतलब ये हो गया कि ये डायमीट्रिकली ऑपोजिट, ये डायमीट्रिकली ऑपोजिट। अब काम बहुत आसान हो गया। एक बार ये सेट हो जाए कि चारों पार्टिकल कैसे अरेंज हैं, हमने अपने दिमाग में क्लियर कर लिया, तो हमने कहा कि इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। और अगर ये वीओ वेलोसिटी से सर्किल पे चल रहा है तो mvo² अपॉन r, ये फोर्स इस पर रेडियली आउटवर्ड लगेगा। अब बचे हुए 3 पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है, उनकी वजह से जो रिजल्टेंट है वो इसके अपोजिट लगना चाहिए और इसके इक्वल लगना चाहिए, तभी ये पार्टिकल सर्किल पर घूम सकता है बैलेंस्ड। और सेम डिस्कशन बाकी तीनों के लिए भी लागू हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक पार्टिकल पर ये डिस्कशन कर लें तो हमें वीओ की वैल्यू मिल जाएगी, और वो एनालिसिस बाकी तीनों के लिए भी ट्रू है। तो हमने कहा कि ये इसकी वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस तरफ एक्सपीरियंस करेगा, ये ठीक। इसको हम कह दें F1। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी G m1 m2 अपॉन 2r स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस 2r है। तो एक तो हो गया। अब इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। तो ये हो गया, मान लो F, सिर्फ F ही लिखते हैं इसको, ये हो गया फोर्स F ड्यू टू दिस पार्टिकल, और इस पार्टिकल की वजह से अट्रैक्शन फोर्स भी F ही होना चाहिए, क्योंकि मासेस भी बराबर और डिस्टेंस भी बराबर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ऑब्वियसली तुम देखो कि इक्वल फोर्सेस हैं, तो इनका रिजल्टेंट इनके ठीक बीच से जाएगा, और सिचुएशन सिमेट्रिकल है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए, ये दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। ये 90 है और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो ये दोनों 45-45 के होने चाहिए। अगर ये दोनों 45-45 के हैं तो ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, तो ये डिस्टेंस r² प्लस r² अंडर रूट, दैट मीन्स r√2। अगर ये r√2 है और ये भी r√2 है डिस्टेंस, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, F हो जाएगा G m1 m2 अपॉन r√2 स्क्वायर, और इन दोनों इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट होना चाहिए F डैश होना चाहिए F² प्लस F² का अंडर रूट, क्योंकि ये एंगल 45 है और सेम लॉजिक से ये दोनों एंगल्स बराबर भी होंगे और 45 डिग्री के भी होंगे, तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ठीक बीच से निकलना चाहिए और F√2 होना चाहिए। तो अब इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस आ गए, फोर्स वेक्टर्स, एक इसकी वजह से और एक इन दोनों का रिजल्टेंट। तो हम उसको भी यहाँ पर एक छोटे से एरो के थ्रू बना देते हैं कि ये है F डैश और F1, ये दो फोर्सेस इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ठीक ऑपोजिट लग रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स FR, यहाँ पर इसको लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स FR ड्यू टू रेस्ट ऑफ 3 particles
एट, इसको कह देते हैं पार्टिकल ए। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? एफ आर विल बी F1 प्लस एफ डैश। F1 क्या है? जी एम स्क्वायर अपॉन 4r²। और एफ डैश क्या है? एफ रूट 2 एफ, दैट इज जी एम स्क्वायर अपॉन r² 2 और रूट 2। तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया इतना, ठीक। और ये रिजल्टेंट फोर्स, अब हम इसको, इस डायग्राम को अलग से बना लेते हैं तो हमको बेहतर समझ में आएगा। ये है हमारा पार्टिकल ए, इस पर एक फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv0² अपॉन आर, और दूसरा फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द 3 पार्टिकल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स of all the 3 particles, resultant of those 3 forces is acting in this direction, and if this particle is balanced and moving in equilibrium on the circle, that means these 2 forces must be equal and opposite। opposite है दिख रहा है, equal भी होने चाहिए। तो हमने कहा कि FR should be equal to सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv0² अपॉन आर। तो इसका मतलब ये हो गया कि gm² अपॉन 4r² प्लस gm² अपॉन 2r² रूट 2 should be equal to mv0² अपॉन आर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, m² और ये भी कैपिटल M है देखो, तो ये m ये गया और r² r गया। तो अब हमारे पास gm अपॉन आर, ये तो हम कॉमन ले लेते हैं, और इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा, देखो ये 2 भी कॉमन ले लो यहाँ से, तो इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास बचेगा 1/2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू v0², ठीक। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो जिस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है बुक में, अगर उस फॉर्म में लाना चाहें तो v0 विल बी अंडर रूट gm अपॉन आर। ये 2 अंदर ले गए तो यहाँ पर 1 प्लस 2 रूट 2 और अपॉन 2 इंटू 2 4, ये वैल्यू आ गई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की। तो कैसे किया इसको हम लोग देख ले एक बार। हमने पहले एक एनालिसिस करी कि इन चारों पार्टिकल्स को डायमीट्रिकली ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में इस सर्किल पे नहीं चल सकते। तो इनको एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब ये इस तरीके से डायमीट्रिकली ऑपोजिट अरेंजमेंट में हों। उसके बाद हमने इस पार्टिकल की वजह से जो फोर्स है और इन दोनों पार्टिकल की वजह से जो फोर्स है रिजल्टेंट, वो देखा कि वो सेंटर की ओर इस तरह होगा कि mv0² अपॉन आर को बैलेंस कर सके, तभी ये पार्टिकल सर्किल पे चल सकेगा, और सेम लॉजिक से बाकी तीनों भी तभी सर्किल पे चल सकेंगे। तो हमने इस पार्टिकल की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो निकाला और उसको mv0² अपॉन आर के बराबर कर दिया। तो कैसे निकाला वो देख लो। ये पार्टिकल बी की वजह से ए पर फोर्स, ये पार्टिकल सी और डी की वजह से ए पर फोर्स, और ये
पार्टिकल सी और डी की वजह से जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट, और फिर ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। और उसके बाद हमने रिजल्टेंट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर कर दिया और इससे हमको इस वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। कैलकुलेशन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, मुझसे कहीं कोई गलती ना हुई हो।